गुड मॉर्निंग। सब मजे में हो? अरे मजे में हो? हाँ, सर्दी का टाइम है, ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा। सर्दी में सुबह उठ के आ जाते हो तुम? नींद खुल जाती है? जबरदस्ती खोलते हो फिर? हाँ, सच बोल दिया। साइंस के विद्यार्थी वैसे भी जल्दी नहीं उठते। सही बात है ये। मैं खुद ही डेली एक मैंने अलार्म ला रखी है जो बगल में रखता हूँ, तो टन 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 करती है ना, फिर मैं कहता हूँ 5 मिनट और सो लूँ। और 5 मिनट फिर आधा घंटा रहती है, फिर कोई बात नहीं, बिना नहाए चल लेंगे, आज 5 मिनट और सो लूँ। मैंने कपड़े भी बिना प्रेस के पहन चल लेंगे, 10 मिनट और सो लूँ। हाँ भाई, तो आज अपन वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, द्रव्यमान केंद्र, कि जिसमें अब तुम्हारा समय और ध्यान पूरा इधर केंद्रित होना चाहिए। देखो बात क्या है कि तुम्हारा जो फिजिक्स जो है वो बहुत पीछे छूट चुका है, और पूरी फिजिक्स में अगर मैं बात करूं 11th वाली क्लास में, तो सबसे जो टफ टॉपिक था वो यही है जो अब स्टार्ट होने वाला है। 12th में है मैग्नेटिज्म, जो तो सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। 11th में, पूरी 11th में जिस पे टफ टॉपिक है वो यही है, जो है वो यही है, बाकी सब इजी है, ठीक है। तो अब पूरा ध्यान इधर केंद्रित होगा तो ही चीजें समझ आएंगी। टॉपिक डालो द्रव्यमान केंद्र। सेंटर ऑफ मास। अब सुनते रहे ना, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। पहली चीज तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है, अगर मैं बात करूं, जैसे हम खुद को लेकर देखें, हम खुद को लेकर देखें कि हमारा द्रव्यमान, पूरा द्रव्यमान, किसी भी पिंड का, निकाय का, सिस्टम का पूरा द्रव्यमान जहां पर केंद्रित माना जाए वो क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ मास। अब हम कहीं नॉर्मली किसी वस्तु को देखकर बता सकते हैं क्या उसका द्रव्यमान केंद्र कहां? बता सकते हैं क्या? मेरा द्रव्यमान केंद्र कहां होगा? पेट के आसपास होगा। क्यों? ये मोटा दिख रहा है इसलिए? और इसमें एब्स बने हुए हैं, 1 2 3 फैमिली। द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां संपूर्ण निकाय का पूरा द्रव्यमान केंद्रित माना जाए। दूसरी बात कि उस पर सभी बाह्य बल आरोपित हों। क्या भाई? सभी बाह्य बल आरोपित हों, मतलब अगर मैं किसी वस्तु पर बल लगाऊं तो उस पर जरूर लगे। सही बात है कि नहीं? उस पर जरूर लगे। और बाह्य बल लगाएं तो भी द्रव्यमान केंद्र अपरिवर्तित रहे, उसकी गति अपरिवर्तित रहे। अब कैसे? ये सब तो ऊपर से गया, अब एग्जाम्पल से समझेंगे। वापस लेते हैं अपन टीटी का बल्ला। ये एक टीटी का बल्ला है साहब, ठीक है। इस टीटी के बल्ले को मैंने फेंक दिया, तो आज इसकी अपन थोड़ी सी गति दर्शाई देते हैं। आजा भाई। एक टीटी के बल्ले को अपन ने ये फेंका, अब ये खुद ये घूमता हुआ जाएगा कि नहीं जाएगा ऐसे? अरे घूमता हुआ जाएगा कि नहीं जाएगा? एक बिंदु अपने को देखना है जो इस पूरी गति में अपरिवर्तित रह रहा है। रह रहा कि नहीं रह रहा भाई? ये बिंदु क्या अपरिवर्तित है कि नहीं? सब कुछ घूम रहा है लेकिन ये नहीं घूम रहा। इसकी गति अपरिवर्तित है क्या? ये अपरिवर्तित है या नहीं है भाई? अरे हाँ ना बोलो रे। तो वह बिंदु जिसकी बाह्य बल से गति अपरिवर्तित रहे, जिसकी बाह्य बल से गति अपरिवर्तित रहे, बाह्य बल लगाओ लेकिन गति क्या रहे? अपरिवर्तित, वो बिंदु क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र। क्या होता है भाई साहब? द्रव्यमान केंद्र।
जैसे इस टीटी के बदले में अपन ने देखा एक बिंदु है जो घूमता हुआ जा रहा है, लेकिन एक बिंदु अपरिवर्तित रह रहा है। बॉल है, बॉल है, बॉल को मैंने यूं फेंका, बॉल घूमती हुई जा रही है, लेकिन उसका जो मिड पॉइंट होगा वो तो हर जगह बिल्कुल यो जाके यूं आएगा कि नहीं आएगा? मध्य बिंदु गोला फेंका अपन ने, मिड पॉइंट यो की यो घूम के, जैसे मैंने बॉल फेंकी, ये घूमती यो घूमती हुई जा रही है ना, ऐसा समझना। क्योंकि अगर मैं सीधा बनाता ना इसकी तरह तो वो घूमती हुई दिखती नहीं, तो इसका मिड पॉइंट तो वही एक जगह ही है क्या? अरे है कि नहीं? क्या मिड पॉइंट उसका, उसकी गति अपरिवर्तित हुई क्या? क्या उसकी गति घूर्णन हुई क्या? नहीं। सही बात है। तो वह बिंदु जिस पर बाह्य बल लगाया जाए तो उसका जो उसकी गति है वो कैसी रहे? अपरिवर्तित। क्या कहलाता है भाई साहब? द्रव्यमान केंद्र। समझ गए बात को? तो इस पॉइंट को लिखो। द्रव्यमान केंद्र किसी निकाय या पिंड, निकाय मतलब कणों का समूह है, पढ़ जाता अपन ने, किसी निकाय या पिंड का वह बिंदु होता है जिस पर, ये कह रहे हैं अमित चौधरी जी, सर जी रेफरेंस बुक बताना प्लीज। देखो मैं तुम्हें, ये तो क्या सब बच्चों का डाउट रहता है कि गुरुजी बुक कौन सी पढ़े, सही बात है कि नहीं? तो इसको तो मैं बता ही देता हूं पहले एक बार, ताकि बच्चे मन में बार बार पूछे ही नहीं। देखो पूरी फिजिक्स में अगर मैं एलए की बात करूं तो एलए का जो लेवल रहा है पिछले 2 पेपरों में, वो 16 में तो अच्छा था ही बहुत, 18 में मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट मतलब मीडियम। तो 3-4 बुकें जो मेनली चलती है रेफरेंस बुक, जिनको ज्यादातर पढ़ा जाता है, वो मैं बता देता हूं आपको। पहली तो सबको सुना होगा यूनिवर्सल, सुनिए क्या? यूनिवर्सल सुनी होगी एक तो। एक चलती है अरिहंत पब्लिकेशन की, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन की नीट के लिए आती है। तो हिंदी मीडियम में तो आती है निपेंद्र भटनागर की, और इंग्लिश मीडियम में आती है डीसी पांडे की। ठीक है, यूनिवर्सल सेम है इंग्लिश हिंदी में, अरिहंत सेम नहीं है, अलग अलग राइटर है। एक और बुक जिसमें केवल क्वेश्चन है, जिसका नाम है एमटीजी पब्लिकेशन की आती है। किस पब्लिकेशन की भाई? एमटीजी पब्लिकेशन की बुक आती है जिसका नाम है एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स। क्या है भाई? जिन्होंने कभी नीट की तैयारी की होगी उन्होंने जरूर सुना होगा इसका नाम, एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स। ठीक है, एक और आती है सो की सोनी। ठीक है, अब सुनना, तुमको कौन सी लानी है? कोई सी नहीं लानी है। क्यों? क्योंकि इसके और इसके क्वेश्चन जो है वो तो अपन क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके जो क्वेश्चन है वो मैं डीपीपी में दूंगा। सुन लिया? और तीसरा, जब पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तब अपन नीट के 33 और 20 दो बुक आती है अरिहंत वाली, एक तो जिसमें 20 साल के पुराने पेपर होते हैं, एक में 33 साल पुराने पेपर होते हैं। तो 33 तो नहीं करे अपन, 20 साल पुराने वाले में क्या 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 मिलेंगे, उनको अपन लास्ट में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सॉल्व करेंगे, ताकि तुम्हें ये तो पता चले कि साहब हमने इतना पढ़ा, नीट लेवल का क्वेश्चन में सॉल्व किया कि नहीं किया। क्योंकि हम ये कहते हैं एलए का पेपर भाई साहब नीट लेवल आ गया था, 16 में आया था, नहीं आया था भाई? फिर हम जब वो हमको पता है कि भाई साहब 16 में आया, तो क्या पता अब 22 में आ जाए, तो हम तो संभावनाओं पे चलेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि भाई साहब कैसा भी लेवल आए हमारे क्वेश्चन होने चाहिए। जेई एडवांस तो आने से आप कि जेई एडवांस लेवल दे देंगे, फिर तो एचसी भी सॉल्व करवाने बैठे, फिर तो गए 5 साल क्योंकि एचसी लोग खरीदते हैं, सॉल्व नहीं करते। पता है तुम्हें बात? बस वो खरीदते हैं, एचसी और खरीदी जाती है। शुरू के 2
चैप्टर ही पढ़े जाते हैं, उसके बाद नहीं पढ़े जाते, वो बस फिर रखी जाती है। हाँ मैंने कभी एचसीवी खरीदी थी, सत्य बात यही है। मेरे जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने एचसीवी खरीदी और हम उसको पूरा सॉल्व किया हो। हाँ बैठता ही नहीं है। अच्छा इधर ध्यान दो भाई। अब वैसे तो फिर कुछ बच्चे कहेंगे इरोडॉल ले आओ, इरोडॉल भी सॉल्व नहीं की जाती। अपन इन 4 बुकों को देखकर चलेंगे। सोनी जी को उठा दो, कोई बात नहीं, सोनी जी आपको हटा दिया हमने, पुराने हो गए आप। इसको और इसको तो अपन क्लास में सॉल्व करेंगे, इसको अपन अपने लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब सॉल्व करेंगे, और इसको अपन कब सॉल्व करेंगे भाई साहब, डीपीपी में। ठीक है, तो ये सारा काम तो अपन यहीं कर देंगे। तुमको तो यहां जो पढ़ा रहे हैं ना उसको ही करना है, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है, ठीक है ना, दिमाग में इतना फिट रहना है, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं। हमें कैसे अवेलेबल होगा सर, डीपीपी क्या होती है? धन्य हो माता, पेपर लेंगा, ठीक है ना, टेस्ट देंगा, ये आप वहां दे देंगे कोड, ऐप में आ जाओ, व्हाट्सएप पे भेज दे गुरु जी, भेज दे साहब, हाँ कह दिया। और ये तो अपन क्लास में सॉल्व करेंगे, ये लास्ट में अपन सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब वापस आते हैं अपन, बुकों का तो काम हो गया। द्रव्यमान केंद्र किसी निकाय या पिंड का वह बिंदु होता है जिस पर निकाय का, दोबारा बताओ सर जी बुक के बारे में, अरिहंत यूनिवर्सल एमटीजी, निकाय का वह बिंदु होता है जिस पर निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान, COM हमेशा वस्तु के अंदर होता है, वस्तु के बाहर भी हो सकता है, वस्तु के बाहर भी हो सकता है हिमांशु जी, डिपेंड करता है, बताएंगे सब कुछ तसल्ली से, धीरे मतलब सीढ़ो कर खा। हाँ जी, निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है तथा उस पर सभी बाह्य बल आरोपित, सभी बाह्य बल आरोपित होने पर भी उसकी गति, ब्रैकेट में लिखना स्थानांतरीय गति, श्री जी थोड़ा सा वेट करिए, बस अब कर रहे हैं स्टार्ट, इंग्लिश में भी रिपीट करेंगे। उसकी गति ब्रैकेट में लिखना स्थानांतरीय गति। द्रव्यमान केंद्र कैसी गति करता है भाई साहब? स्थानांतरीय गति। द्रव्यमान केंद्र कैसी गति करता है? स्थानांतरीय। ठीक है, उसकी गति, स्थानांतरीय गति अपरिवर्तित रहती है। Center of mass is that point of any system or body at which total mass of body is centered. वापस रिपीट करूं इंग्लिश में, हिंदी में बोलूं। द्रव्यमान केंद्र किसी निकाय या पिंड का वह बिंदु होता है जहां पर, पहली चीज ये समझ गए ना क्या होता है द्रव्यमान केंद्र, सब समझ गए ना द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चीजें अभी अपन धीरे धीरे बताएंगे कि किसका द्रव्यमान केंद्र क्या हो सकता है, वर्ग का क्या हो सकता है, घन का क्या हो सकता है, बेलन का क्या हो सकता है, गोले का क्या हो सकता है, वो सब चीजें अपन देखेंगे। चकती होगी तो क्या होगा, ठीक है, चादर होगी तो क्या होगा, ये सब कुछ देखेंगे। तथा सभी बाह्य बल आरोपित होने पर उसकी गति, ब्रैकेट में स्थानांतरीय गति अपरिवर्तित रहती है। एंड मोशन, अच्छा तुमको नहीं, एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ब्रैकेट में ट्रांसलेटरी मोशन, will not be changed due to external forces, will not be changed due to external forces। आगे लिखो, बिल्कुल बिल्कुल, जहां होल बॉडी का मास इमेजिन कर सके। अब ध्यान देना, मैं 2 कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र बता रहा हूं,
कितने कणों का भाई? अभी अपन बेसिक बेसिक स्टार्ट करके चलेंगे, पहले 2 ले लेते हैं। दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। अब देखना भाई, इधर ध्यान देना आराम से। ये अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि निर्देश तंत्र, कोई दिक्कत है? हमने कहा 2 कण हैं, m1 और दूरी की द्रव्यमान क्या माना इनका अपन ने? m1 और m2। यहां तक कोई दिक्कत है? m1 और m2। मैंने कहा मूल बिंदु से इसकी दूरी है r1, कितनी है भाई साहब? इसकी दूरी है r2, क्या है भाई साहब? यहां तक कोई दिक्कत? ये इसके स्थिति सदिश हैं, क्या है भाई साहब? स्थिति सदिश हैं, जो यहां से दिशा के साथ उसकी स्थिति बता रहे हैं। मैंने बोला स्थिति सदिश, सदिश वो होता है जो दिशा को दर्शाए, परिमाण दर्शाए। सदिश दिशा के साथ, सदिश मतलब दिशा के साथ जो स्थिति को अगर मैं बात करूं तो स्थिति सदिश, सदिश मतलब दिशा के साथ जो हमें दिशा भी बता रहा है। जैसे मैं कहूं कि एक चौराहा है भाई साहब ये, और यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, इसने पूछा दूसरे व्यक्ति से कि मुझे, सपोज दैट यहां एक जगह है जिसका नाम ले लेते हैं एक्स, एक्स जगह पर जाना है, ठीक है, मुझे एक्स जगह पर जाना है, वो चौराहे पर खड़ा है। इस व्यक्ति ने इसको बोला कि वो जगह 2 किलोमीटर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है भाई साहब? 2 किलोमीटर दूरी पर है। पर केवल उसने इतना ही बोला। सर इंग्लिश में भी सदिश क्या, वेक्टर। उसने बोला 2 किलोमीटर दूरी पर है, उसने ये नहीं कहा कि भाई साहब किधर जाना है। तो अब व्यक्ति के लिए कोई निश्चित दूरी नहीं है, तो किधर भी जा सकता, पीछे भी जा सकता है वापस। सही बात है। ये तो हुआ अदिश, क्या हुआ भाई? स्केलर, जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। तो दूरी कौन सी राशि हो गई? अदिश। कौन सी हो गई? लेकिन अगर ये व्यक्ति स्पेसिफाई कर दे कि भाई तेरे को दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाना है या दाएं घूमकर 2 किलोमीटर जाना है, सही बात है, निश्चित दिशा आई क्या? एक आई क्या? तो वो राशि कौन सी हो गई? सदिश। तो ये एक्चुअल में विस्थापन कैसी राशि होती है? सदिश। और यहां मैंने स्थिति सदिश नाम लिया। क्या नाम लिया? स्थिति सदिश। स्थिति तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैंने क्या बोला? स्थिति सदिश। मतलब स्थिति को क्या कर दिया गया? स्पेसिफाई कि भाई साहब ये मूल बिंदु है अपना, यहां से एक्स अक्ष में इतनी दूरी पर है, वाई अक्ष में इतनी दूरी पर है। समझ गए बात को? तो ये सदिश को किससे दर्शाते हैं? तीर का निशान लगाकर। या तो जो जिस भी राशि को सदिश अपन बता रहे हैं उसका जो प्रतीक चिन्ह होता है, सिंबल होता है, उसको बोल्ड कैपिटल लेटर में लिखो। जैसे मैं कहूं बल है, क्या कहूं भाई? बल। बल को एफ से दर्शाते हैं, या तो उस एफ को कुछ ऐसा लिखो। अब ऐसा लिखने के बजाय क्या करेंगे अपन? हम उसको उसके ऊपर क्या लगा देंगे? तीर का निशान। क्या लगा देंगे भाई साहब? तीर का निशान। तो सदिश को दर्शाने के लिए क्या लगाया जाता है? प्रतीक चिन्ह पर तीर का निशान। इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये इसका स्थिति सदिश है, ये इसका स्थिति सदिश है। अब सुनना, द्रव्यमान केंद्र होता कहां है? देखो मैं इस द्रव्यमान केंद्र का जो बेसिक है, धीरे धीरे इसको बिल्कुल इजी वे में धीरे धीरे समझाऊंगा। आराम से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जितने तक समझ ना आए तब तक करेंगे। 18 में क्वेश्चन आया था, वो भी बताऊंगा कौन सा आया था, कैसे करना है। हमने कहा कि भाई द्रव्यमान केंद्र कहां होता है? 2 कणों के निकाय के लिए। तो 2 कणों के निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र हमेशा उन दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा पर होता है। कहां होता है भाई साहब? दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा पर होता है। तो मैंने अगर दोनों कणों को मिलाया तो ये मिले क्या भाई साहब?
हाँ, तो कहीं मान लो यहां पर है, कहीं मान लिया अपन ने यहीं पर, तो उसकी स्थिति ये हो गई क्या, इसको मान लिया अपन ने आरसीएम। क्या मान लिया भाई साहब? ये स्थिति सदिश है किसका? सेंटर ऑफ मास का। किसका भाई साहब? द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। और जब हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है द्रव्यमान केंद्र बताओ, तो द्रव्यमान केंद्र क्या पूछना चाह रहा है वो? द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बताओ, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमसे क्या पूछना चाहता है वो एक्चुअल में? द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। अब वो स्थिति किससे पूछेगा? या तो द्रव्यमान m1 से या द्रव्यमान m2 से। समझ गए बात को? यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? हम ये समझ चुके हैं कि आरसीएम क्या होता है, R1 क्या होता है, R2 क्या होता है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब एक चीज होती है द्रव्यमान आघूर्ण, मास मोमेंट। क्या है भाई साहब? द्रव्यमान आघूर्ण। अभी द्रव्यमान आघूर्ण मास मोमेंट क्या होता है पहले उसको समझो। किसी भी द्रव्यमान और उसके स्थिति सदिश का गुणनफल, किसी भी द्रव्यमान और उसके स्थिति सदिश का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान आघूर्ण। क्या कहलाता है भाई साहब? जैसे मैं कह दूं इस द्रव्यमान के लिए, तो m1 इंटू क्या होगा? R1, वो क्या कहलाएगा? द्रव्यमान आघूर्ण। m2 इंटू R2 क्या कहलाएगा? द्रव्यमान आघूर्ण। समझ गए बात को? तो हमने कहा द्रव्यमान आघूर्ण क्या होता है? एक तरीके से द्रव्यमान इंटू स्थिति सदिश। कोई दिक्कत है क्या भाई साहब? अरे है क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब? पक्की बात? कंफर्म? आगे बढ़े, चलो दूसरी बात। अभी द्रव्यमान केंद्र में क्या क्या होता है, तो दूसरी बात हमें ये याद रखनी है। पहली बात तो द्रव्यमान आघूर्ण हो गया। दूसरा कि द्रव्यमान आघूर्ण सदैव नियत रहता है दो कणों के निकाय के लिए। किसके लिए भाई साहब? सदैव क्या रहेगा? नियत। नियत का अर्थ क्या होता है? मैंने कह दिया एम आर जो है वो नियत कह दिया, कांस्टेंट कह दिया, तो मैं इस आर को नीचे या एम को नीचे ले जा सकता हूं क्या? ले जा सकता हूं क्या भाई साहब? मैं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम लिख सकता हूं क्या? ये बताओ मुझे। जब हम नॉर्मली फॉर्मूला लिखते थे एफ समानुपाती m1 m2, एफ व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, साथ में लिखते थे एफ समानुपाती m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, गुरुत्वाकर्षण में लिखते थे। हम क्या कहते थे कि जैसे ही समानुपाती हटाओगे क्या लगाओगे? नियतांक लगाओगे, कहते थे ना भाई साहब। और अगर नियतांक हटाओगे तो क्या लगाओगे? समानुपाती। समझ गए बात को? तो मैंने नियतांक को हटाया, एम को कहां ले गया? नीचे। इधर वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है शायद देखने में ना। इस स्क्रीन को ऐसे घुमा दो यार, इधर करके बच्चों की तरफ, इधर। है ना? तो आर व्युत्क्रमानुपाती क्या हो गया भाई साहब? इधर इधर घुमाओ, इधर इनकी तरफ, उनको तो दिख रहा है पीछे वालों को। अब दिख रहा है ना? हाँ, आर व्युत्क्रमानुपाती क्या हो गया भाई साहब? एम। इसका अर्थ क्या है? अब सुनना बात को। ये आर क्या है ये भी सुनना बात को, ठीक है ना? अब यहां देखना भाई कि मैंने माना ये दो द्रव्यमान है m1 और m2, इन दोनों के बीच की दूरी मैंने मान ली d। क्या मान ली भाई साहब? यहां पर मैंने माना द्रव्यमान केंद्र है। क्या है भाई साहब? तो द्रव्यमान केंद्र की इससे दूरी कितनी मानी? r1। कितनी मानी भाई साहब? और m2 से कितनी मानी? ये r1 और r2 क्या है? क्या है? द्रव्यमान केंद्र से m1 की दूरी तो r1 है, द्रव्यमान केंद्र से r2 की दूरी और m2 की दूरी r2, और d क्या है? दोनों द्रव्यमानों के मध्य की दूरी। बात समझ गए? अब मैंने कहा कि r व्युत्क्रमानुपाती m है, इसका अर्थ क्या होता है? विपरीत अनुपात, मतलब एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा। मतलब अगर द्रव्यमान बढ़ेगा, अधिक होगा, तो दूरी क्या होगी? छोटी। दूरी क्या होगी? छोटी। सही बात है, हाँ ना? द्रव्यमान कम होगा तो दूरी क्या होगी? ज्यादा। अब ये बताओ मुझे कि अगर m1 बड़ा है m2 से, m1
बड़ा है m2 से, तो जो द्रव्यमान केंद्र बनेगा किसके पास बनेगा? क्योंकि भाई हमने कहा द्रव्यमान ज्यादा तो दूरी उससे क्या होगी? कम। तो भाई साहब द्रव्यमान अगर m1 ज्यादा है तो इसके पास होगा, और द्रव्यमान कम है तो उससे दूरी क्या होगी? ज्यादा। तो हमेशा द्रव्यमान केंद्र की स्थिति अधिक द्रव्यमान वाले बिंदु के पास में होती है। ये बात समझ गए क्या? समझ गए? दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा, और उस पे भी कहां होगा? जहां अधिक द्रव्यमान होगा उसके पास। ये बात सब समझ गए भाई? दूसरी बात, जब R विक्रमानुपाती M लिखा हुआ है तो इसको मैं क्या R1/R2 बराबर M2/M1 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं क्या भाई साहब? अभी मैं द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला नहीं बता रहा। द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला बताया क्या अभी तक? नहीं। अभी केवल यहां बेसिक चल रहा है मामला। R1/R2 बराबर M2/M1 लिख सकता हूं क्या? पहले चीजों को समझना तब लिखवाऊंगा आराम से। क्या लिख सकते हैं अपन? ये तो सब समझते हैं, क्यों लिख सकते हैं भाई साहब? इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? पक्की बात है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इतना पहले समझ लो। चलो यहां तक लिख लेते हैं पहले एक बार, नहीं तो फिर तुम्हारे दिमाग से पूरा निकल जाएगा। ये देखो, पहले हेडिंग डालना, दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, और फिर मैं तुम्हें 2-3 लाइन लिखवाऊंगा बिल्कुल बेसिक तरीके से। दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, और ये डायग्राम बना लो। स्क्रीन के सामने आता हूं, बोर्ड के सामने तो दो कण जिनके द्रव्यमान m1 एवं m2 हैं, टू पार्टिकल्स हैव मासेस m1 एंड m2, उनकी मूल बिंदु से स्थिति सदिश, उनके मूल बिंदु से स्थिति सदिश R1 एवं R2 है। R1 and R2 are position vector from reference point. अब इसमें पहला पॉइंट करके लिखना, द्रव्यमान केंद्र दो कणों के निकाय के लिए, द्रव्यमान केंद्र दो कणों के निकाय के लिए सदैव दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा पर होता है। सदैव दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा पर होता है। Center of mass for system of two particles always lie on the line joining both. अगली लाइन,
द्रव्यमान केंद्र उस पिंड के पास स्थित होता है द्रव्यमान केंद्र उस पिंड के पास स्थित होता है जिसका द्रव्यमान अधिक हो। जिसका द्रव्यमान अधिक हो। अब ध्यान देना, तुमको सबसे पहले अब 63 पॉइंट डालना है। द्रव्यमान आघूर्ण, द्रव्यमान आघूर्ण, द्रव्यमान आघूर्ण, द्रव्यमान आघूर्ण। द्रव्यमान आघूर्ण क्या होता है भाई साहब? द्रव्यमान आघूर्ण मास मोमेंट, हमने कहा द्रव्यमान एवं उसके स्थिति सदिश का गुणनफल। लिखो, द्रव्यमान एवं उसके स्थिति सदिश का गुणनफल मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड इट्स पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड मास मोमेंट। द्रव्यमान एवं उसके स्थिति सदिश का गुणनफल द्रव्यमान आघूर्ण कहलाता है। द्रव्यमान आघूर्ण कहलाता है। द्रव्यमान आघूर्ण कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत है अभी? ठीक है। अब ध्यान देना, ये सेकंड पॉइंट जब अपन लिख रहे हैं, मतलब ये वाला पॉइंट जो अपन लिख रहे हैं, उसमें मैं पहले लिख देता हूं R1 क्या है? द्रव्यमान केंद्र से M1 की दूरी, द्रव्यमान केंद्र से M1 की दूरी। R2 क्या है भाई साहब? द्रव्यमान केंद्र से R2 की दूरी, M2 की दूरी। और D क्या है? दोनों द्रव्यमानों के या दोनों कणों के मध्य की दूरी। यहां तक कोई दिक्कत है? इसको ऐसे कैसे लिखना है? ये डायग्राम बनाना है साथ में, और ये सब कुछ ऐसे कैसे लिखना है? जो फॉर्मूला लिखना चाहो द्रव्यमान आघूर्ण बराबर m इंटू आर, वो तो अपन ने परिभाषा में भी लिखा है।
यहां तक लिख लिया भाई सबने। अब एक क्वेश्चन लिखो, इस चीज को क्वेश्चन से समझते हैं कैसे अप्लाई होगा अपने लिए, सही बात है कि नहीं। दो कण जिनके द्रव्यमान, जब भी कोई फॉर्मूला है उसके 2-3 क्वेश्चन करो पहले, ताकि अपने को समझ आए कि कैसे अप्लाई हो रहा है। क्रमशः 1 किलोग्राम एवं 2 किलोग्राम है। यदि वे x बराबर 0 एवं x बराबर 3 मीटर पर स्थित है, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करो। देखो अभी तक अपन ने द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, पर मैं क्या पूछ रहा हूं, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला पढ़ा क्या भाई, बताना क्या होता है, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, अभी केवल अपन पूछ रहे हैं कैसे निकलेगा। क्या इन जो इतना सा पढ़ा है उससे निकल सकता है क्या, इसको मेरी तरफ से देखना कैसे करते हैं। बात को सुनना बच्चे से। इसने कहा जो करते हैं अपन तो कि साहब ये लो, एक तो 1 किलोग्राम का द्रव्यमान है, सही बात है, एक 3 किलोग्राम का द्रव्यमान है, सही बात है क्या। अब हमने कहा कि भाई साहब ये x बराबर कहां है, 0 पर, 0 यहां मान लेते, ये कहां पर है, x बराबर 3 पर, ये दूरी हो गई क्या, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर ही होगा का कहीं ना कहीं, अरे सही बात है कि नहीं। मान लिया कहां, यहां पर है, कोई दिक्कत है क्या। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर, कितनी है भाई साहब, सही बात है क्या। 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम था ये ना, कोई दिक्कत है क्या, यहां तक नहीं है ना, पक्की बात। अभी तो इसने तो दिया है वो किया है अपन ने। अब ये तो एक्चुअल में क्या है, डी है क्या, दोनों द्रव्यमानों के मध्य की, हमको डी से मतलब थोड़ी था, हमने तो डी का फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, हमने तो R1 और R2 पढ़ा था। हमने कहा कि साहब ये R1 है और ये क्या है भाई साहब, सही बात है क्या। और हमसे पूछा 1 किलोग्राम द्रव्यमान से, मतलब हमसे क्या पूछी है, R1 क्या पूछी है भाई साहब। अब सोचो, हम मान लेते हैं इसको क्या, x, क्या मान लिया भाई अपन ने, हमने इसको x मान लिया, ये टोटल 3 है तो ये कितना हो गया, 3 माइनस x, क्या हो गया भाई साहब, 3 माइनस x। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, इसको हमने x माना, ये टोटल 3 है तो ये क्या हो गया, 3 माइनस x। कोई प्रॉब्लम है कि किसी को, नई बात। अब हमारे पास R1 क्या आ गई भाई साहब, x, हमारे पास R2 क्या आ गया भाई साहब, 3 माइनस x, हमारे पास M1 क्या है भाई साहब, 1, हमारे पास M2 क्या है, 3, 2, ठीक है। फॉर्मूला क्या पड़ा था, R1 अपॉन R2 बराबर M2 अपॉन M1। रखो देखो, R1 कितना है, x अपॉन R2 कितना है, 3 माइनस x, M2 कितना है भाई साहब, 2, M1 कितना है, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 माइनस, सही बात है क्या। इस 2 को इधर ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा क्या, x प्लस 2x बराबर 6, तो कितना हो गया, 3x बराबर 6, तो x बराबर कितना हो गया, 6/3 बराबर 2 मीटर, क्या हो गया भाई साहब, 2 मीटर। तो मतलब कि 1 किलोग्राम से कितनी दूरी पर है, 2 मीटर, तो 2 किलोग्राम से कितनी दूरी पर बचा, 1 पर। बताओ किसके पास बना, अधिक द्रव्यमान वाले के पास बना ना। समझ गए कैसे हुआ, फॉर्मूला नहीं पढ़ा अभी तक लेकिन हो गया, सही बात है कि नहीं भाई। अब ये तो हमने एक बिल्कुल वो किया, इसकी एक ट्रिक भी है। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें x 3 माइनस एक्स करने में, जैसे कि यहां दूरी ऐसे दे दे 1.24 एंगस्ट्रम,
कितनी दे दे? अब वो 1.24 माइनस एक्स पॉइंटों में इतना सब लफड़ा होगा ना, तो उसके लिए एक छोटा मामला और है, ठीक है? वो क्या है मैं यहां लिखवाऊंगा, पहले इसको उतार लो, फिर जगह नहीं बची इस बोर्ड पर। Two particles which have masses respectively 1 kilogram and 2 kilogram, if they are situated at x is equals to 0 and x is equals to 3 meter, then what will be the position of center of mass from 1 kilogram mass? ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया क्या? कोई ऐसा मेरा भाई बहन कोई है क्या जिसको नहीं समझ आया? भाई साहब है क्या? अरे हाथ खड़ा कर दो, सब अपने हैं यहाँ, सब सफा चट वाले बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं आता, सब नया नया सीख रहे हैं। कोई है क्या? अरे हाँ ना तो बोलो रे, पक्की बात है, देख लो। दूसरा क्वेश्चन में दूंगा, कर दोगे क्या? दूसरा फिर दूंगा मैं ऐसा, तीसरा फिर दूंगा मैं ऐसा, जब तक तुम्हारे चेहरे पे ऐसे मुझे संतुष्टि का भावना लग जाए ना कि गुरुजी अब इस क्वेश्चन को मत कराओ, जब तक नहीं हटूंगा। संतुष्टि का भाव चाहिए तुम्हारे चेहरे से कि हाँ गुरुजी संतुष्ट है, अब रहने दो, पीछे छोड़ो इसका, हटाओ इसको। अब उतार लिया भाई साहब, ये सबने उतार लिया। अब देखो इसका मैं फॉर्मूला लिखना है तुम्हें अच्छे से। हमको R1 R2 D M1 M2 चार पांचों चीज पता है। R1 क्या है भाई साहब? द्रव्यमान केंद्र से M1 की दूरी, द्रव्यमान केंद्र से M2 की दूरी, R2 D दोनों के बीच की दूरी। ये मैंने कहा कि भाई साहब ये M1 है, ये M2 है, ये हमारा द्रव्यमान केंद्र है, ये R1 है, ये R2 है और ये D है, ठीक है? और हमें D गिवन है। क्या गिवन है भाई साहब? D। तो R1 निकालने का फॉर्मूला है M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू D, और R2 निकालने का फॉर्मूला है M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू D। निकाल के भी देख लेंगे एक बार, अभी जो क्वेश्चन क्या उसको निकाल देख ले। हम R1 निकाल रहे थे, M2 कितना था भाई साहब? 2 था। M1 कितना था? 1। M2 कितना था? 2। और D कितना था भाई साहब? 3। 2/3 गुणा 3। आंसर क्या आ गया? आ गया तुरंत। कम समय लगा इसमें, कम समय लगा ना भाई इसमें। तो ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से लिख लो भाई। नीचे तो क्या है? द्रव्यमान। क्या है भाई साहब? कुल द्रव्यमान निकाय का, निकाय का कुल द्रव्यमान। ऊपर क्या है? जिससे दूरी निकालनी है उसके विपरीत का द्रव्यमान। हाँ जी, यहां तक लिख लिया। एक और क्वेश्चन लिखो फिर, ये तुम्हारे जिम में छोड़ रहा हूं ये क्वेश्चन मैं ना। लिखना HCl में, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl होता है यार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मेरे हिसाब से। CHCl कौन बोला?
थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आती है मेरे को, ऐसा मत समझो तू। हाँ हाँ, HCl में दो परमाणुओं के मध्य की दूरी, दो परमाणुओं के मध्य की दूरी 1.24 एंगस्ट्रम है, 1.24 एंगस्ट्रम। Distance between two atoms of HCl is 1.24 angstrom. तो हाइड्रोजन से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करो। Then find the position of center of mass from hydrogen. करो, थोड़ी सी केमिस्ट्री भी टेस्ट हो जाएगी तुम्हारी इस बहाने। हाइड्रोजन का जो भार होता है कितना होता है भाई साहब? 1 होता है, तो M1 क्या हो गया? 1। ये तो सबको पता चल गया। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। सही बात है क्या? यही होता है क्या? हम कहते हैं क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, एक तो क्लोरीन एक 35, एक क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 के पाए जाने की प्रकृति में संभावना 75% है और 37 की 25% है। उस आधार पर हम M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2 समस्थानिकों का फॉर्मूला लगाते हैं। तुम्हें याद है क्या? केमिस्ट्री भूल गए क्या? ये फिजिक्स में भी पढ़ेंगे अपन, जब अपन न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे ना और एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे तो समस्थानिक नाम से टॉपिक पढ़ेंगे, आइसोटॉप्स। 1.2 एंगस्ट्रॉम, हाँ मतलब लगभग वही है। डी कितनी दी है अपने पास? 1.24 एंगस्ट्रॉम। यही दिया क्या? अरे यही दिया क्या? क्या करना है? R1 निकालनी है। हाइड्रोजन से पूछिए क्या? अरे हाइड्रोजन से पूछिए। है? हाँ, हाइड्रोजन क्लोरीन, यही तो कह रहा है। हाइड्रोजन से पूछिए, मतलब R1 निकालनी, मतलब M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू डी। बताओ M2 कितना है भाई साहब? 35.5। M1 कितना है? 1। ये 35.5 इंटू 1.24, 35.5 बटा 36.5 इंटू 1.24। अब आएगा तो कुछ 1.2122, अपन 21 लिखकर चल लेते हैं। ठीक है ना? भाग दे लेना, गुणा कर लेना। समझ आ गया क्वेश्चन? सबको समझ आ गया भाई साहब? कर दोगे ऐसा क्वेश्चन है? आ गया तो कर दोगे ना? हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे। एक और क्वेश्चन लिख लो लास्ट, मेरे मन की संतुष्टि हो जाएगी कि तुमको आ गया। इसका आंसर देना। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के दो परमाणुओं के मध्य की दूरी
कार्बन मोनोऑक्साइड के दो परमाणुओं के मध्य की दूरी 1.11 एंगस्ट्रम है। तो ऑक्सीजन से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करो। Distance between two atoms of carbon monoxide is 1.11 angstrom. Then find the position of center of mass from oxygen. फिर उधर चला गया था मैं। कार्बन का कितना होता है भाई साहब 12 और ऑक्सीजन का 16। इजी हो गया मामला। अब हमने किससे पूछा भाई साहब ऑक्सीजन से, मतलब क्या पूछा R2। क्या पूछा भाई साहब R2। तो R2 बराबर क्या होता है M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू डी। M1 कितना है 12, नीचे 12 प्लस 16 इंटू 1.11, 12/28 इंटू 1.11, 2 छक 12, 2 7 14, 4 से काटो 4 × 12, 4 7 28, 3/7, 3.33/7, 7 चौक 28, 28 और 6 34 5 पॉइंट 5, 7 8 7 7 49, 0.47 एंगस्ट्रॉम। मतलब कि 0.47 इसके पास में है, तो इससे तो थोड़ी ज्यादा होगी। तो पास किसके है अधिक द्रव्यमान वाले के पास। ये क्वेश्चन जो 3 किए वो सबको समझ आ गए। तुमको ऐसा लगा कि अपन 11th का सबसे टफेस्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं? सत्य बताना लगा क्या ये क्वेश्चन करके? भाई जितना जितना पढ़े ना जिस दिन, अपन तो उतना ही सोचेंगे टफ है कि नहीं, हमको इससे थोड़ी मतलब है। हम तो आज जो पढ़ा हमारी वो समझ आया कि नहीं है, वो सबसे मेन चीज है। आज जो हमने पढ़ा उससे जो क्वेश्चन अप्लाई हो रहे हैं वो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो बड़ी बात है। क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरेगा भाई साहब। आज पढ़ेंगे जिसका आज हो, कल पढ़े उसके कल क्वेश्चन हो। सही बात है कि नहीं? तो यहां तक तुम्हें ऐसा लगा कि भाई साहब मेरी फिजिक्स बहुत वीक है, मैं बहुत दिनों बाद फिजिक्स पढ़ रहा हूं, मैं कैसे समझूंगा, वो बह थोड़ी लगा। सही बता, देखो अपने घर की बात है, छोटा भाई हूं मैं तुम्हारा। हाँ बस अब 2 साल बाद वोट डालूंगा मैं 23 में, हाँ 18 को हो जाऊंगा। दाढ़ी मूछ तो क्या है, जेनेटिक पहले आ गई और कुछ नहीं है। तो ऐसा लगा फिजिक्स का भय लगा क्या? नहीं लगा ना भाई, पक्की बात है। ऐसा लगा समझ आ रहा है, क्वेश्चन कर लेंगे अपन, है ना? तो धीरे धीरे मतलब अपन क्या कि एक तो मैं पढ़ाने की स्पीड बहुत तेज नहीं करूंगा। अभी तेज कर देना अपन तो चीजें सब ऊपर से निकल जाएंगी। तो ऐसा भी मत सोचना, कुछ बच्चे सोचते हैं गुरुजी बहुत आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, और आराम आराम से तुम्हारे लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने रिसेंट ये पढ़ा होगा, जिन्होंने फिजिक्स रिसेंट पढ़ी है। ज्यादातर बच्चों को देखकर ही अपन काम चलाते हैं। ज्यादातर बच्चे मैं समझता हूँ कि जिन्होंने बहुत समय बाद फिजिक्स उठा रहे हैं, और फिर उसमें क्या कि धीरे धीरे समझना बहुत आवश्यक है। अभी तेजी से अपन समझ जाएंगे, जल्दी से समझ के क्या कर लेंगे ये बताना मुझे। अगर नहीं 2 दिन बाद कोर्स करा दी काय कर लेंगा, और पेपर में फिर कहीं होने कौन। तो आराम आराम से हर जो भी अपना फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मूला है उसके कैसे क्वेश्चन अप्लाई हो सकते हैं वो सबसे पहले जरूरी है। जैसे आज एक फॉर्मूला है अपने पास केवल R1/R2 बराबर M2/M1। अब तुम्हारा क्या टास्क होगा आज का कि घर जाकर हम क्या करें? सही बात है कि नहीं? ये भी तो बड़ा जरूरी है। तुम्हारा सबसे बड़ा टास्क है कि तुम्हें 3 फॉर्मूले याद करने हैं। कितने भाई? 3। पहला R1/R2 बराबर M2/M1। दूसरा R1 बराबर M2/M1 प्लस M2
इंटू डी, तीसरा R2 बराबर M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू डी। ये तीन फॉर्मूले याद कर सकते हो अभी बस। और एक दिन में ज्यादा टास्क दे दिया ना तो फिर फेल हो जाता है। धीरे धीरे फिर जब समय बढ़ेगा तो फिर टास्क को बड़ा करेंगे। शुरुआत में क्या है कि अपन ऐसे सोचते हैं कल से 10 घंटे पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, अब कभी नहीं होगी वो टाइम टेबल बनाते ना अपन, 5:30 उठना, 6 बजे मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा, पहले करंट अफेयर 7 बजे तक करंट अफेयर पढ़ूंगा, फिर भाई साहब 7 बजे से 9 बजे तक गणित पढ़ूंगा, फिर 9 बजे ब्रेकफास्ट ब्रेक लूंगा। सही बात है कि नहीं है? एक कहता है चाय सुट्टा ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद में 11 फिर 10 बजे से वापस बैठ जाऊंगा मैं, फिर 10 से 1 बजे तक पढ़ूंगा, फिर 1 बजे के बाद में भाई साहब मैं लंच करूंगा और बस आधा घंटा लंच का, 1.5 घंटा आराम का। आराम जरूरी है, ये सोच लेता हूँ। फिर 3 बजे से, अब तो 3 बजे से और 5 बजे तक पढ़ूंगा। 5 बजे शाम हो जाती है, थोड़ी थड़ी पे जाना जरूरी है। तो 5 से 8 देखो शाम के, बचपन से सुना कर शाम पढ़े गोफड़ वगैरह, आरती टाइम गोफड़ वगैरह, ये कहते हैं ना कि आरती टाइम गोफड़, दिमाग में को बैठा। फिर 8 बजे से, तो 8 से 11 फिर मैं पढ़ूंगा। फिर मतलब क्या होता है सब कुछ में, सुबह उठते हैं वही, अभी यार आज तो रुक जाओ, उठ जाऊंगा थोड़ा सा, टाइम चाल उठे। फिर जैसे अब कोचिंग अभी तो कर, अच्छा अब ये तो सब मैं अपने बता दिया, इसमें रोटी बनाने का टाइम कहाँ गया? रोटी तो बनानी पड़ती है, आटा कौन लगाएगा, रोटियां कौन बनाएंगे? तो ये होगा, सुबह उठते थोड़ी सी चाय तो पिया यार, कौन बनाओ चाय, बाहर पी चल गया, फिर कोई बायलो मिल गो बैठ गया, काम खत्म। 2 घंटा गया, फिर आओगा तो थोड़ा मूड बन दो, तो थोड़ा मूड बनाओ अतर भाई साहब, फिर वही मामलो रोटी बनाने का टाइम हो जाओ। अतरी जरिया सोचा कि यार कहाँ ही बनावा, चावल ही बना लिया कि रोटी बनावा। सबसे आसान क्या होता है? चावल। स्टूडेंट का जिस दिन मन नहीं है ना कुछ बनाने का, बना चावल। सही बात है कि नहीं साहब? अरे हम भी यही करते थे, आज भी करते हैं। सबसे आसान है चावल। फिर वो शाम, फिर दोपहर का जब यार रोटी खा ली, छाछ पी ली, अब नींद आ रही, अब उठ देखा, उठता है जब थोड़ी चाय पिया ऊँग, फिर शाम आई, फिर रोटी बनाने का टाइम होगा, फिर यार मैं तो ये घर बुद का काम में परेशान हो गो, पढ़ू, फिर सो जा आदमी, मोबाइल भी तो चलाना है। ये 3 फॉर्मूले याद कर लेना, कर लोगे? इन 3 फॉर्मूले से तुम्हें मेन याद करना। और तुम्हें कौन सी बुक रखनी है तुम्हारे पास? एक अपने आरबीएससी की पहले जो बुक चला करती थी, अभी एनसीईआरटी नहीं कह रहा मैं, अभी की एनसीईआरटी नहीं, पहले आरबीएससी की बुक चला करती थी फिजिक्स की। कुछ मेरे भाइयों, तुम्हारे जमाने में, मेरे जमाने में चलती थी, तुम्हारे जमाने में चलती थी। अब की जो बुक है ना, उसकी लैंग्वेज तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगी एनसीईआरटी की। सही बात है कि नहीं? उठा के देखे किसी ने? अब की एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल कर दी है, और पहले के आरबीएससी की लैंग्वेज बहुत प्यारी थी, हम खुद पढ़ते थे तो भी समझ आ जाती थी। तो वो बुक उठानी है तुम्हें, उठा लोगे? ठीक है, कहीं भी मिल जाएगी, पुरानी बुक मिल जाती है, और नहीं तो मेहता बुक डिपो जिंदाबाद। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही अपना समय था।